हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप सभी का ये डिमांड था कि बिहार एस्टेट पेपर 2 का हिंदी का आपको जो है प्रैक्टिस कराया जाए। तो देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पे जो कि साहित्य वाला जो चैप्टर है, यहाँ पे पूरा आपका साहित्य ही पूछा जाता है। तो जितने भी आपके कहानी हैं जो अलग से लगे हुए हैं हिंदी साहित्य को करने के अलावा, देखिए हिंदी साहित्य में मैंने आपको आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल की बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट बनाई है और उसके क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर देखिए कहानी कुछ अलग से दिए हुए हैं, उसमें कुछ उपन्यास दिए हुए हैं, नाटक दिए हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है। काव्य दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आऊँगी। इसके बाद मैं मिक्स क्वेश्चंस भी कुछ करवाऊँगी आपको, साथ ही साथ मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाऊँगी। ठीक है। तो पूरा यहाँ पे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है पेपर 2 का बिहार एस्टेट का, तब तक ये आपके क्लास चलेंगे। और ये क्लास आपके कब होंगे, 7 बजे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। 7 बजे शाम में ये क्लास आपको मिलेगी और ये पूरा आपका बिहार एस्टेट पेपर 2 हिंदी का क्लास रहेगा। ठीक है। तो जितने भी लोग बिहार एस्टेट पेपर 2 देना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ आपको आगे मिल पाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, सभी चीज़ों को समझेंगे। पहला ही कहानी हमारा कानों में कंगना, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और किसका है ये कहानी? तो राधिका रमन प्रसाद की कहानी है। बहुत ही सुंदर कहानी है और यहाँ पे इनके बारे में हम हर एक चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस कहानी में क्या है। तो सबसे पहले हम कहानी का सार समझते हैं। छोटे से कम शब्द में, कम समय में आपको सारी बातें समझा दी जाएंगी। इसके बाद हम यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जो भी इसमें इंक्लूडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद मैं आपको राधिका रमन प्रसाद से संबंधित जितने भी इनकी रचनाएं हैं वो सब भी आपको करवाऊंगी। तो इससे बाहर अगर इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं देखा जाएगा तो पूरा क्लास ज़रूर देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, तभी सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और बात रही पीडीएफ की, तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे शो कर दूंगी। सबसे पहले तो इसका आपको क्लास देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आंसर आपको, जो भी क्वेश्चन है इसका आंसर आपको वीडियो में ही पता चलेगा। ठीक है। तो एक बार वीडियो को आप पहले देखेंगे, पूरा कंप्लीट सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद आप पीडीएफ से उसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी, ऐसे आपको याद नहीं रहेगा। बस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा तो उससे याद नहीं रहेगा आपको, इसीलिए मैंने वहाँ पे आंसर को आपको नहीं दिया है। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कानों में कंगना जो कहानी है, इसके बारे में क्या सारी बातें कही गई हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सब आपको याद रखना है। सबसे पहले ये कहानी किसकी है? तो राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी है। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और ये कहानी जो है किस पत्रिका में छपी है? इंदु पत्रिका में छपी है 1913। तो ये आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा देखने को मिलते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। और यह एक प्रकार की आदर्शवादी कहानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ उसको आप नोट भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अगर पीडीएफ में नहीं डाली होंगी तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपके लिए ही लेके आई हूँ। इस कहानी में कुल कितने पात्र हैं? तो 6 पात्र हैं आपके। नरेंद्र, जो कि कथावाचक है स्वयं। ठीक है। मतलब लेखक, यहाँ पे समझिए लेखक जो है वो नरेंद्र के रूप में अपने ही आपके बारे में बात कर रहा है, तो ये कथावाचक है, यही कहानी सुना रहा है नरेंद्र। ठीक है। किरण, योगेश्वर, मोहन, किन्नरी और जूही, ये आपके कुछ 6 पात्र हैं। लेकिन मुख्य पात्र अगर पूछा जाए तो नरेंद्र ही है। ठीक है। जो कि अपनी कहानी को कहता है। शेष पात्र आपके गौण होते हुए भी कथा की संरचना में सहायक है। संक्षेप में कहानी को हम इस प्रकार से भी समझेंगे। क्या है ये कहानी? तो देखिए, नरेंद्र या लेखक अपने पिता की आज्ञा से अपने पिता के ही लड़कपन के दोस्त यानी कि बचपन के दोस्त योगेश्वर की कुटी में धर्म ग्रंथ के अध्ययन हेतु जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है यहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे। क्या किस लिए जाता है? धर्म ग्रंथ सीखने के लिए जाता है। किसकी कुटिया में? योगेश्वर, जो कि उसके पिता के दोस्त होते हैं। विद्या अध्ययन पूर्ण होने के उपरांत नरेंद्र जो है वो गुरु दक्षिणा के रूप में एक पीताम्बर देता है, एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं और योगेश्वर की पुत्री किरण के लिए 2 कंगन जो है कनक के कंगन, मतलब सोने के कंगन लेके जाता है। आचार्य योगेश्वर जो है वो सब कुछ वापस कर देते हैं, केवल कंगन जो है किरण उठा के ले जाती है योगी जी के आश्रम से, बाबा के आश्रम से। ठीक है। कंगन पहनने के बाद अनायास ही नरेंद्र अपने गुरु योगेश्वर की पुत्री
किरण के सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। इसे अनुभवी योगीश्वर जान लेते हैं, क्योंकि वो वृद्ध हैं और सभी दुनिया उन्होंने देखी है, तो उन्हें पता है कि यहाँ पे नरेंद्र के मन में क्या चल रहा है। तो वो जानता है कि यहाँ पे जो उनकी किरण है, उनकी पुत्री, नरेंद्र उन्हें पसंद करते हैं। तो वो अपनी पुत्री को नरेंद्र के हाथों में सौंपते हुए कहते हैं कि नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। नरेंद्र अपनी पत्नी की सुंदरता पर मोहित है, लेकिन एक दिन अपने दोस्त मोहन के यहाँ नाचने वाली किन्नरी से उसकी आंखें मिलती हैं और वह मोहित हो जाता है। किन्नरी की सुंदरता के विषय में नरेंद्र कहता है, आगे देखेंगे, किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। किन्नरी पर मोहित नरेंद्र अपनी पत्नी के तमाम जेवर किन्नरी पर न्योछावर कर देता है। तमाम संपत्ति खोने के बाद वह किरण से कुछ भी देने को कहता है ताकि वह किन्नरी को समर्पित कर सके। किन्नरी कौन है? वही वेश्या है, नाचने वाली है और जिस पर नरेंद्र मोहित हो जाता है। नरेंद्र वासना के नशे में है। यहाँ कुछ पंक्तियाँ बहुत ही मार्मिक हैं, जैसे कि किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है क्या? तो वो छीन भाषा में यानी छिन कंठ की काकली थी। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, टूटे हुए आवाज़ में मन उसका पूरा टूट चुका है ये बात सुन के। तो वो कहती, हाँ है ना, तो कहाँ है, अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों का कंगना। तो यहाँ पे जो है कंगन तो हाथ में पहना जाता है, लेकिन किरण कहाँ पहनती है? कानों में पहनती है। तो वो अपने सर का घूंघट सरका के दिखाती है कि यही कानों का कंगना एक बचा है, बाकी सब तो तुम दे ही चुके हो। तो इसके पश्चात किरण की मृत्यु हो जाती है और नरेंद्र का नशा टूट जाता है, लेकिन उसकी आंखों की पट्टी तब खुलती है जब उसका सब कुछ लुट जाता है। देखने पर यह शिक्षाप्रद कहानी मालूम होती है, जो कि द्विवेदी युगीन कहानी की, ये भी ध्यान रखेंगे कौन से युग की है। ये पूरी कहानी देखने के बाद आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको इसका जो मर्म है पूरी कहानी की, जो कथा सार है वो मैंने समझाया। कहानी की एक प्रमुख विशेषता भी है द्विवेदी युगीन की। इसके अलावा पाठकों के मन में तीव्र संवेदना जागने के लिए ये बेजोड़ कथा वस्तु देखने को मिलती है। कहानी में कई जगह पर भारत की दुर्गति का भी जिक्र किया गया है। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन द्विवेदी युग साहित्य के साथ साथ सामाजिक सुधार का भी युग है, अतः लेखक ने इसके लिए भी अवकाश निकाल लिया। मतलब उसने इसके लिए भी समय निकाला और समाज की कुछ सामाजिक जो दुर्गति है उस पर भी ध्यान दिया है। भारत की दुर्गति पर भी उन्होंने यहाँ पे दृश्य अंकित किया है। ठीक है। कथाकार वर्तमान स्थिति पर निराश होते हुए लिखता है, समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोकुल से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दें। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो। ऐसे मुनीश नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि ये 1-2 भूले भटके हो भी तो तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी। तो कहानी में पुरुष की वासना का चित्रण नरेंद्र के माध्यम से किया गया है। सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जो एक स्त्री है वो है किरण, जिस पर वह मोहित होने के बाद किन्नरी पर मोहित होता है। अतः उसे किरण से प्रेम न था बल्कि वासना थी, लेकिन किरण की मृत्यु के पश्चात उसे उस प्रेम का एहसास होता है जो उसमें अब तक ना था। कथाकार ने यहाँ पर स्त्री के प्रति वासना तथा दाम्पत्य प्रेम के प्रति की रेखा को स्पष्ट करते हुए संदेश देना चाहे। क्वेश्चन आपसे अगर किसी भी प्रकार से पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वासना और दाम्पत्य प्रेम के जीवन पर कौन सी कहानी लिखी गई है, तो भी आप समझ गए, आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। दाम्पत्य प्रेम घर को बचाने वाला होता है, जबकि पर स्त्री के प्रति वासना घर को उजाड़ देता है। वासना के तथा प्रेम के ताने बाने पर बुनी इस कहानी की शुरुआत बेहद अलंकारिक और श्रृंगारिक अंदाज में हुई है, लेकिन अंत उतनी ही दुखद और मार्मिक है। दूसरे कोण से यह कहानी स्त्री गुलामी को भी दिखाती है, जहां किरण एक प्रकार से गुलाम स्त्री की प्रतीक है, जिसकी अंतिम परिणति मृत्यु में होती है। कहानी में कई जगह मिथकीय और ऐतिहासिक चित्रों तथा घटनाओं का भी सहारा लिया गया है। जैसे ये चरित्र कृष्ण, नूरजहां, दुष्यंत और शकुंतला के रूप में आए हैं। ये चरित्र कथानक के विकास तथा कहानी की संवेदना को उद्दीप्त करने में महती भूमिका का निर्वाह करते हैं। यह राजा राधिका रमन प्रसाद जी की विशिष्ट लेखन कला का द्योतक है। कहानी का भाषा शैली अलंकारिक, काव्यात्मक और क्लिष्ट है। वातावरण विधान में
कई जगह अनावश्यक विस्तार होने के बावजूद भी यह कहानी मानवीय संवेदना को झकझोरने में संपूर्ण समर्थ है। अब यहाँ पे सारा हमने अच्छे से समझ लिया कि कहानी में क्या बातें आपकी कही गई थी। अब यहाँ पे होगा कुछ क्वेश्चन जिसको हम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को लगाना इंपॉर्टेंट है। सबका आंसर आप अच्छे से ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसकी पीडीएफ में आपको आंसर नहीं मिलेगी। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, सारा क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा। पीडीएफ में जब आप इसको देखेंगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर याद आएंगे और आप इजीली इसको याद रख पाएंगे। तो इसी वजह से मैंने इसका आंसर आपको इसमें नहीं दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, कानों में कंगना कहानी किसकी है? तो किसकी कहानी है? राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राधिका रमन प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो 10 सितंबर 1980, 10 सितंबर 1890, 11 सितंबर 1980 या फिर 11 सितंबर 1890। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 10 सितंबर 1890 जो है शाहाबाद के सूर्यपुरा में। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो शाहाबाद के सूर्यपुरा बिहार में, क्योंकि ये बिहार से संबंधित थे तो क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार से ये संबंधित है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राधिका रमन प्रसाद सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? बताएंगे। भारत सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने, हिंदी साहित्य सम्मेलन या फिर नागरिक प्रचारणी सभा ने? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अंग्रेज सरकार ने राधिका रमन प्रसाद को राजा की उपाधि दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये कब दी थी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 1920 के आसपास जो है इनको राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल भी जानकारी हो, इसलिए आपको वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जो याद आता है मैं आपको बताते चलती हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से राधिका रमन प्रसाद की कहानी संग्रह कौन सी है? कुसुमांजलि, नवजीवन, आकाशदीप, इंद्रजाल। तो ये दो तो आपका जयशंकर प्रसाद का है और ये दो जो है ये राधिका रमन प्रसाद का है। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है, बिल्कुल आपको बता रही हूँ अभी। तो ये राधिका रमन प्रसाद का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुसुमांजलि जो है ये कहानी संग्रह है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नवजीवन इनका उपन्यास है। तो इनकी जब मैं आपको पूरा कंप्लीट इनकी रचनाओं को मैं जब दिखाऊंगी, आपको बताऊंगी, तो आप इसको और आसानी से समझ पाएंगे। तो नवजीवन क्या है? इनका उपन्यास है, ध्यान रखेंगे। 1912 में इनका उपन्यास रचा गया था और कुसुमांजलि जो है इनकी काव्य संग्रह है। आगे चलते हैं। कानों में कंगना कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो इनका कुसुमांजलि से ही लिया गया है। लेकिन यहाँ पे सारे ही जो रचना है ये इन्हीं की है। कुसुमांजलि भी इन्हीं की है, गांधी टोपी भी इन्हीं की है और अपना पराया भी इन्हीं का है। ठीक है, तो ये सभी कहानी संग्रह है, लेकिन कुसुमांजलि में इनका जो आपके जो सिलेबस में दिया गया है कहानी, वो आपका कहाँ से लिया गया है? कुसुमांजलि से लिया गया है। ठीक है, कुसुमांजलि में ही प्रकाशित है कानों में कंगना। आगे चलते हैं। कानों में कंगना किस युग की कहानी है? तो पढ़ते हुए आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे, द्विवेदी युग। और आप बिल्कुल इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैं आपको बहुत बार इसका जिक्र कर चुकी हूँ और सारे क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ जाएगा जब आप इसको टेलीग्राम पे देखेंगे। टेलीग्राम पे जब इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारे आंसर आपको याद हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे पता ही नहीं चलता है कि क्वेश्चन के आंसर आपको याद हुए हैं या नहीं। तो ये आप करके ज़रूर देखना, ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा काम आती है। ठीक है, ये ट्रिक आपकी बहुत काम आएगी, पता चलेगा आपको कि आपको कौन से क्वेश्चन के आंसर आते हैं और कौन से क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसको पीडीएफ में आप ज़रूर एक बार अच्छे से याद कीजिएगा या फिर इसको ज़रूर एक बार आप पढ़िएगा। नरेंद्र किस कहानी के पात्र हैं? तो नरेंद्र किस कहानी के पात्र है? कानों में कंगना। देखिए सारे ही आपके सिलेबस में दिए गए हैं, पंचलाइट भी आपके सिलेबस में है, उसने कहा था ये भी आपके जो है सिलेबस में है, लेकिन कानों में कंगना जो है ये नरेंद्र जो है इसी कहानी का पात्र है। आगे देखिए, कानों में कंगना जो कहानी के पात्र इनमें से कौन है? किरण भी इसी का पात्र है, नरेंद्र भी इसी का पात्र है और योगेश्वर भी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा? यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 1915, 1913, 1912 या 1911। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है 1913। 1913 में कानों में कंगना रचा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कानों में कंगन
कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो अभी अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, कौन सा पत्रिका है? सरस्वती पत्रिका, मतवाला, इंदु पत्रिका या हंस पत्रिका? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंदु पत्रिका में प्रकाशित था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, राधिका रमन प्रसाद की प्रसिद्ध उपन्यास इनमें से कौन सी है? प्रसिद्ध उपन्यास बताना है, और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि नवजीवन जो है ये आपका इनकी उपन्यास है, तरंग भी इनका उपन्यास है, और अपनी अपनी नज़र भी इनका उपन्यास है। तो ये तीनों जो है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, कुसुमांजलि कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां संकलित है? अब ये बताना है कि कुसुमांजलि जो कहानी है इनकी संग्रह, इसमें कितनी कहानियां संकलित है? 3, 5, 6 या 9? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपके 6 कुल कहानियां संकलित हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगीश्वर कहाँ रहता था? योगीश्वर जो है कहाँ रहता था? तो यहाँ देखिए, दो में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ऋषिकेश और ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस। तो कौन सा सही है? यहाँ पे ऋषिकेश आपका सही हो जाएगा। ऋषिकेश को नहीं बनाएंगे। ठीक है, ऋषिकेश भी नहीं है, हरिद्वार भी नहीं है, बनारस भी नहीं है, ऋषिकेश जो है यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। योगेश्वर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नरेंद्र जो है ये योगेश्वर के पास क्यों गए थे? संगीत सीखने, नृत्य सीखने, धर्म ग्रंथ सीखने या भ्रमण करने? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, धर्म ग्रंथ सीखने के लिए गए थे। आगे चलेंगे, 2 बार 3 बार इसको आप रिपीट कर लीजिए, पूरा आपको कानों में कंगना अच्छे से याद हो जाएगा सभी चीज़ें। ठीक है, भूलोगे नहीं आप। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना। ठीक है, अंग्रेज सरकार ने जिला बोर्ड के अध्यक्ष पद पर कब तक रहे? अंग्रेज सरकार में जिला बोर्ड के अध्यक्ष पद पर ये कब रहे थे? तो यहाँ पे राधिका रमन जी के बारे में ही बात की जा रही है। तो 1922 से 1928 ईस्वी तक जो है ये यहाँ पे अध्यक्ष पद पर रहते हैं। ठीक है, और ये जो है 1920 में ही बेतिया में हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष भी मनोनीत हुए थे। पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आरा में नागरी प्रचारणी सभा के सभापति भी रहे हैं। तो ये सब एडिशनल जानकारी है जो इसको आप नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा जी किस यूनिवर्सिटी में सीनेट का सदस्य रहे हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार यूनिवर्सिटी में सीनेट के सदस्य भी रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे चलेंगे, लेखक को पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 1952 में, 1962 में, 1963 में या 1964 में? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1962 में। राजा रमन सिंह को पद्म भूषण का सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है, 1962 में। ठीक है, राधिका रमन सिंह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किरण किसकी कुटिया से कंगन उठा के लाई थी? तो मामा की कुटिया से, बाबा की कुटिया से, चाचा की कुटिया से या नरेंद्र की कुटिया से? तो यहाँ पे याद रखेंगे बाबा की कुटिया से। बाबा को नरेंद्र ही देता है। ठीक है, एक जोड़ी धोती देता है जो भी, और 5 जो है कंगन, यहाँ पे 5 जो है स्वर्ण सिक्का देता है, उसके बाद कंगन देता है। तो कंगन क्या करती है? किरण उठा लेती है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, किन्नरी के प्रेम जाल में कौन फंस गया था? श्यामनाथ, मोहन, नरेंद्र या योगेश्वर? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नरेंद्र। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, नरेंद्र को किरण की श्रृंगार बक्से में क्या मिला? चूहा, छिपकली, गहना या कंगन? तो गहना नहीं लगाएंगे, ना ही कंगन लगाएंगे। जब वो जाता है, जब सारी चीज़ें वो दे चुका होता है किन्नरी को, तो वो खोजने के लिए जाता है, और किरण के श्रृंगार बक्से में उसे क्या मिलती है? छिपकली मिलती है, क्योंकि वो सारा कंगन, सारे गहने को वो दे ही चुका होता है। तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है, तो छिपकली मिलती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस कहानी के अंत में किसकी चर्चा की गई है? इस कहानी के अंत में अन्य किसकी कहानी की चर्चा की गई है? तो दुष्यंत और शकुंतला की कहानी की चर्चा की गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के अंत में किसकी मृत्यु हो जाती है? किरण की मृत्यु हो जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कानों में
कानों के कंगन कहानी में कितने अंक हैं? कितने अंक हैं आपके? ध्यान रखेंगे यहाँ पे 3 अंक हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किरण की मृत्यु के पश्चात नरेंद्र कैसा अनुभव करता है? संतोष का अनुभव करता है, खुश होता है, दुख और आत्मग्लानि होती है, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दुखी और आत्मग्लानि होती है नरेंद्र के अंदर। आगे बढ़ते हैं, किरण अपने कंगन को कहाँ पहनती थी? पैर में, हाथ में, कान में या कमर में? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका कान में पहनती थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपके देखिए यहाँ पे कुछ रचनाएं हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, राधिका रमन प्रसाद के पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, कहानी संग्रह में कुसुमांजलि, अपना पराया, गांधी टोपी, धर्मधुरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, आपका पिछले बार भी पूछा गया है। गद्य काव्य में नवजीवन और प्रेम लहरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उपन्यास में राम रहीम, पुरुष और नारी, सूरदास, संस्कार, पूरब और पश्चिम, चुंबन और चाटा, ये सब आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लघु उपन्यास में नवजीवन, तरंग, अभी मैंने आपसे पूछा था, नवतरंग, नवजीवन, माया मिली न राम, मॉडर्न कौन सुंदर कौन, अपनी अपनी नज़र, ये भी पूछा था मैंने अभी आपसे, और अपनी अपनी डगर, ये सभी इनके लघु उपन्यास हैं। कहानी में अगर हम जाएं तो कहानी में 2-3 बार बस पढ़ना है आपको, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो कहानी में गांधी टोपी, सावनी समा, नारी क्या एक पहेली, हवेली और झोपड़ी, देव और दानव, वे और हम, धर्म और मर्म, तब और अब, अबला क्या ऐसी सबला, बिखरे मोती भाग 1, ये सभी जो है इनकी कहानियां हैं, काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है, पूछी जा सकती है। संस्मरण जो है सावनी सभा, टूटा तारा और सूरदास इनकी संस्मरण है। नाटक की बात करें तो नए रिफॉर्मर या नवीन सुधारक 1911 में इन्होंने लिखा है, धर्म की धुरी, अपना पराया, नज़र बदली बदल गए नज़ारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1961 में ये जो है नाटक इनका लिखा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान से ज़रूर समझ लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गद्य कृति की, तो कुछ इनकी गद्य कृतियाँ हैं, जैसे नारी एक पहेली, पूरब पश्चिम, हवेली और झोपड़ी, देव और दानव, वे और हम, धर्म और मर्म, तब और अब, ये सब इनकी गद्य कृतियाँ हैं। अब कुछ सम्मान और पुरस्कार हैं, जैसे बिहार की प्रसिद्ध मासिक हिंदी पत्रिका है नई धारा, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नई धारा जो है ये राधिका रमन प्रसाद जी की ही संरक्षण में प्रकाशित होती रही। 23 जनवरी 1959 को मगध विश्वविद्यालय में इनको सम्मानजनक डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी, और 1962 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि दी, ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा। तथा प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन में 1970 में साहित्य वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया, ये था इनका कुछ सम्मान। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 24 मार्च 1971 को राधिका रमन प्रसाद जी का देहांत हो गया। तो इनसे संबंधित सारे फैक्ट, सारे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहां से भी आपके, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ज़रूर 2 से 3 बार रिवीजन कीजिएगा, सारे फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो जाके वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं या इसका रिवीजन कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से लिंक पे आपको जाना है और टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे आपको ये PDF मिल जाएगी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा इसके लिए आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसी तरह मैं आपको सारे ही करवाऊंगी। अभी हमने कल जो हम उसने कहा था कहानी को देखेंगे, जितना भी आपके सिलेबस में दिया गया है ये आपको मैं दे रही हूँ, और आपको साथ ही साथ में होमवर्क भी देती हुई चल रही हूँ कि देखिए आपको जो भी हिंदी साहित्य में जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उसको आपको देखना है। तो आप सारे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। ठीक है, सारे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। हिंदी का तो आदिकाल हो गया, आदिकाल को मैंने 2 बार करवाया है आपका। आदिकाल में कुछ आपके जो 0 to हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं जो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और प्रीवियस क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। भक्ति काल, ये सभी आपको देखने हैं। ठीक है, ये सभी आपको देखने हैं, और इससे आपका पूरा साहित्य कवर हो जाएगा। रीतिकाल, आधुनिक काल, सभी। आधुनिक काल में मैंने पूरा कैटेगराइज करके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है, जहाँ भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, कविता, नई कविता, ये सभी चीज़ें हम उसमें देखे हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपको कराया है। और आधुनिक काल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है,
लगभग 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इसमें आपको करवाया है। तो उसी चीज़ को मैं दोबारा नहीं करवाऊँगी, क्योंकि दोबारा कराने का कोई मतलब नहीं है, साहित्य आपका बदलता नहीं है। तो जो आपका जो समय है उसको यूटिलाइज़ कीजिए, जो भी चीज़ें आपकी बची हुई हैं उसको आप, अगर आपको चाहिए जो ऐसी चीज़ें जो बची हुई हैं, वो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं कि आपको इस टॉपिक पे चाहिए। चाहे व्याकरण का ही पार्ट हो, व्याकरण में आपको जो प्रैक्टिस नहीं कराया गया या जो थ्योरी आपको नहीं हुई है, वो सारी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी, ठीक है। और जो हो गया है उसको आप ज़रूर प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, जितनी चीज़ें कराई गई हैं उसको आप बार बार रिवीजन कीजिए, और डेफिनेटली आपका सारा एग्ज़ाम कंप्लीटली निकलेगा। और यहाँ पे चलिए, अब यहीं पे अब हम एंड करते हैं सेशन को। सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तभी आपको सारे वीडियोज़ मेरे समय पे मिल पाएंगी, नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको लिंक सेंड करती हूँ। इसके बाद शेयर आपको करना है, ठीक है। बस इतना सा कर दीजिए मेरे लिए, शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके दोस्त साथी हैं जो कि एग्ज़ाम दे रहे हैं एस्टेट का, उनको शेयर करना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।